जी तो बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ लिक्विड्स का ही एक कैरेक्टर हमारा चल रहा है और ऑलमोस्ट अभी चंद टॉपिक बस रह गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स के एक और अहम कैरेक्टर से, अहम प्रॉपर्टी से, और उस कैरेक्टर को आप बोलते हो सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है और इसका लिक्विड्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होता है, और ये सरफेस टेंशन जनरली कौन कौन से कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, और सरफेस टेंशन से लिक्विड्स में कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं या कौन सी चेंजेस ये ला सकता है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक जो है दैट इज सरफेस टेंशन। इसको हम आमतौर पर लिक्विड की सतह का स्ट्रेट होना इसको काउंट करते हैं, और इसको ग्रीक लेटर गैमा से डिनोट किया जाता है। तो हमारा सरफेस टेंशन जो है ये असल में है क्या, या सरफेस टेंशन आप बोलते किसको हैं। आपने अक्सर सुना होगा या देखा भी होगा कि हम जब पानी को किसी कंटेनर में रखते हैं या किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में हम रख देते हैं, तो हम एक बात वहां पे नेचुरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो ये है कि उस लिक्विड का बेशक जो है बाकी जो उसका रीजन है वो नीचे से कैसा भी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है यानी अपर सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जो लेयर होती है, ये इसकी बिल्कुल इसका आमतौर पर लिक्विड का क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। और ये बिल्कुल क्या होता है, लीनियर होता है। यानी लिक्विड की सतह जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। पानी को ऊपर से देखोगे, हवा नहीं है, उसको बॉयल नहीं कर रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ है, बिल्कुल स्टेटिकल पोजीशन में, तो उसकी सतह क्या होती है, वो स्ट्रेट होती है। अब ये जो लिक्विड की बिल्कुल सीधी सतह है, इसको हम लीनियर सरफेस ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। और ये जो सरफेस का लीनियर होना है, इसको असल में एक फैक्टर है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। इस वजह से ये जो है लीनियर सरफेस लिक्विड का बनता है, और यही असल में क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो अब सरफेस टेंशन है क्या, इसको हम समझने के लिए कुछ चीजें यहाँ पर लाजमन हमें पहले समझनी पड़ेंगी, हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी, सारे कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो व्हाई द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज प्लेन और लीनियर। स्ट्रेट क्यों होता है, सीधा क्यों होता है, सतह बिल्कुल स्ट्रेट क्यों होती है। तो इसके लिए आपको लिक्विड्स के कैरेक्टर्स को देखना होगा। देखो, सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि एक लिक्विड जो हम जब उठाते हैं, तो इसमें इस लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। या इस कैरेक्टर को हम जनरली क्या बोलते हैं, कोहेजन। कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखा होगा कि लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो फिर ये क्या करता है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल उसकी वॉल्स के मॉलिक्यूल्स के, जाहिर है वॉल भी मैटर से बनी होती है, तो उसके वॉल्स को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो फोर्सेस होती हैं जिससे लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को या फिर वॉल ऑफ कंटेनर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इन फोर्सेस को हम आम तौर पर क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। या फिर इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एडहेसन। क्या कहते हैं इसको, एडेशन बोलते हैं। तो ये दो फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स की आपस में भी हैं, या फिर लिक्विड के वॉल ऑफ कंटेनर के साथ ये फोर्सेस हैं। कुछ कोहेसिव फोर्सेस हैं और कुछ क्या हैं, एडेसिव फोर्सेस हैं। यानी जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे तो कोहेसिव, और जब वॉल ऑफ कंटेनर या दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करे तो ये एडेसिव फोर्सेस कहलाती हैं।
और यही फोर्सेस असल में रीजन बनता है, ये फोर्सेस बनती हैं क्या, एक रीजन बनती है, एक फैक्टर बनता है जिससे लिक्विड का सरफेस सीधा होता है। ये दोनों फोर्सेस अगर स्ट्रांग होती हैं तो उतना ही सरफेस लिक्विड का क्या हो जाता है, लीनियर होता है। जितना ये फोर्सेस वीक होती हैं उतना लिक्विड का सरफेस जो है ना वो थोड़ा सा नॉन लीनियर, थोड़ा सा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में बिल्कुल डाउन या बिल्कुल अपवर्ड होगा, तो ये थोड़ा बहुत डाउनवर्ड हो सकता है। और ये कब होता है, या अपवर्ड हो सकता है जब इनमें से कोई एक फोर्स या फिर दोनों फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हो। तो हम सबसे पहले इन फोर्सेस को डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे और कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो व्हाट इज कोहेजन, और सिंपली वी कैन से कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेजन क्या है और कोहेसिव फोर्सेस क्या है। नंबर वन, पहली फोर्सेस, इनको आप क्या कह रहे हो, कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। या इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, कोहेजन। यानी ये क्या है, व्हेन, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर ये फोर्सेस क्या कहलाती हैं, कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। अब सेकंड कैरेक्टर कौन सा है इनका, एडहेसिव फोर्सेस हैं। अब एडहेसिव फोर्सेस क्या है, यानी ये एडेशन या एडेसिव फोर्सेस जो हैं ये असल में क्या है, एडेसिव फोर्सेस भी बोलते हो और या फिर इनको क्या बोलते हो, एडहेशन बोलते हो। यानी इनका मतलब है व्हेन, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये हों, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ये अट्रैक्ट, ये क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं अदर मॉलिक्यूल्स। अब ये थोड़ा सा मार्कर में इशू आ रहा है तो मैं दूसरे मार्कर लेता हूं। अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और या फिर किसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इन फोर्सेस को आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो एडहेसिव फोर्सेस। क्या बोलते हो, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हो। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं दीज आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल, असल में यही फोर्सेस क्या होती हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। यानी इफ, अगर बोथ दीज फोर्सेस, यानी ये दोनों फोर्सेस जो हैं, दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, अगर ये स्ट्रॉन्गर होंगी तो फिर क्या होगा, मोर विल बी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है वो भी ज्यादा होगा। अगर ये फोर्सेस दोनों वीक होंगे ना तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, वीक होगा। तो चलो, स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, सरफेस टेंशन, दोनों फोर्सेस हैं, इन्वॉल्व हैं, सरफेस टेंशन पैदा करती हैं, बढ़ाती हैं। अब आते हैं सरफेस टेंशन पैदा कैसे होता है, सरफेस टेंशन किस तरह क्रिएट होता है। अब यहां से फिर शुरू करते हैं। तो हमें इतना अंदाजा है या पता चल गया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न सिर्फ ये कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये वॉल ऑफ कंटेनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या हिसाब किताब चलता है, या अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं यहाँ लिक्विड में किस तरह, किस डायरेक्शन में ज्यादा होती हैं, किस डायरेक्शन में कम होती हैं, और ये ज्यादातर कहाँ होती हैं, कम कहाँ होती हैं, हर जगह एक जैसी नहीं है। असल में ये जो सतह के मॉलिक्यूल हैं, इसमें एक छोटे मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लो, तो इसको लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट में भी। जितनी अट्रैक्शन लेफ्ट में है उतनी
राइट में। तो फोर्स आपको पता ही है, अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितनी फोर्स लेफ्ट पे लग रही है उतनी राइट पे, ये तो कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये जो डाउनवर्ड की फोर्सेस होती हैं, यहाँ डाउनवर्ड में मॉलिक्यूल बहुत बड़ी तादाद में है, तो ये सतह वाले मॉलिक्यूल्स को सारे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और इसके मुकाबले में ऊपर तो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सतह के बाद तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है। और ये डाउनवर्ड जो फोर्स जा रही है, ये ठीक ठीक कितने डिग्रीज पर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींच रही है? ज्यादा खिंचाव जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, और ये 90 डिग्रीज पर फोर्स अमल कर रही है। तो हर सरफेस मॉलिक्यूल को 90 डिग्रीज पर डाउनवर्ड खींच रहे हैं। कौन से मॉलिक्यूल? निचले वाले, नीचे वाले, रिमेनिंग लिक्विड मॉलिक्यूल, और ये बहुत बड़ी तादाद में डाउनवर्ड में। तो नेट फोर्स जो है वो 90 डिग्रीज पर सरफेस को नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स को खींच रही है, जिससे ये जो लिक्विड के सरफेस है, ये बिल्कुल डाउनवर्ड पुलिंग की वजह से न सिर्फ ये कि ये सिकुड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बल्कि नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस बेटा फोर्स के अमल को, जिसकी वजह से 90 डिग्रीज पर अमल करने से ये सतह सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अब हम सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, या सरफेस टेंशन का मतलब क्या लोगे आप लोग? तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन वाली फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग, काम कर रही है, अमल कर रही है, एक्टिंग ऑन यूनिट या एक्टिंग ऑन, इसको अगर हम और आसान कर दें, एक्टिंग एट 90 डिग्रीज राइट एंगल पे अमल कर रही है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में अमल कर रही है, तो फिर पर यूनिट लेंथ पे अमल कर रही है, इज कॉल्ड, इसको फिर हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। ये फिर कहलाएगी सरफेस टेंशन। या फिर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे? यूं भी लिख सकते हो, एनर्जी एनर्जी एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ए लिक्विड is called as surface tension। तो फिर ये क्या कहलाती है? इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कहलाती है। यानी यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं, वो ठीक अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, और वो डाउनवर्ड पुल हो रहे हैं, डाउनवर्ड मॉलिक्यूल्स की वजह से राइट एंगल्स पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस लिक्विड का सीधा हो गया। तो ये क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन जो है वो एनर्जी की शक्ल में भी फोर्स अमल करती है, काम करती है, एनर्जी काम करती है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए अब सरफेस टेंशन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका यूनिट लेना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन का यूनिट जो है वो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स लेते हो तो यूनिट लेंथ। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होगा डाइन्स, और लेंथ का यूनिट क्या होगा?
सेंटीमीटर। तो हम सरफेस टेंशन का यूनिट जो है वो डाइंस पर सेंटीमीटर ले सकते हैं। एक तो ये है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की शक्ल में ले सकते हो। अब दूसरा यूनिट जो आप लोगे सरफेस टेंशन का वो यूं होगा, यानी अगर हम सरफेस टेंशन को यानी गैमा को उठाते हैं एनर्जी के टर्म में, तो एनर्जी यूटिलाइज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो फिर इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, अर्ग होगा, और एरिया का यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन दो यूनिट्स में कैलकुलेट होता है, एक फोर्स के यूनिट्स में कैलकुलेट होता है और दूसरा एनर्जी के यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। तो इसका अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूनिट यूज कर सकते हो या डाइंस पर सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो ये सरफेस टेंशन के बेसिक क्या हैं, यूनिट्स हैं। अब सरफेस टेंशन आमतौर पर करता क्या है, सरफेस टेंशन जो है ये कभी कभार आमतौर पर कहा जाता है कि सरफेस टेंशन जो है वो क्या करता है, रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, तो ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को घटाती नहीं है, बल्कि सरफेस एरिया को, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को, सतह पर भी अट्रैक्शन होती है, तो सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ता नहीं है, अक्सर क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। तो इस वजह से ये जब डाउनवर्ड पुलिंग होती है। अच्छा, जब सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी डाउनवर्ड होती है। तो बहरहाल उनकी वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो अपवर्ड लिफ्ट करती है मॉलिक्यूल्स को, तो वो भी सरफेस टेंशन ही होता है, बट उस सूरत में सरफेस एरिया घटता नहीं है। जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड आना होता है तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 90 पे अमल करती है। तो उससे फिर जब मॉलिक्यूल मजीद सरफेस एरिया में ऐड होते हैं तो फिर यहाँ सरफेस एरिया घटता नहीं, बल्कि सरफेस एरिया क्या होता है, ये बढ़ता है। तो जब मॉलिक्यूल अपवर्ड लिफ्ट होंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, लिक्विड का बढ़ेगा। यहाँ भी सरफेस टेंशन होगा लेकिन ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। अच्छा, सारे मॉलिक्यूल जब डाउनवर्ड वाले मॉलिक्यूल उनको खींचेंगे और मॉलिक्यूल ऊपर आने के बजाय नीचे जाना शुरू करेंगे, तब सरफेस एरिया क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, स्क्वीज अप होगा। तो ये दोनों सूरतों में हो सकता है, अपवर्ड लिफ्ट भी होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, ऊपर आने का अमल भी होता है। जब वो सतह के मॉलिक्यूल एवापोरेट होते रहते हैं तो नीचे से और मॉलिक्यूल आते हैं, तो यहाँ सरफेस एरिया बढ़ता है। और जब ऊपर वाले मॉलिक्यूल डाउनवर्ड की तरफ पुल होता है तो यहाँ सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो ये है एक सरफेस टेंशन का कंसेप्ट, सरफेस टेंशन का मकसद। अब आते हैं, क्या सरफेस टेंशन जब होता है, क्या हर लिक्विड में 100% सरफेस टेंशन होता है? तो ऐसा नहीं। सरफेस टेंशन कभी भी किसी लिक्विड में 100% पॉसिबल ही नहीं। यानी जितना उसमें कोहेसिव स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही उसमें एडेसिव स्ट्रॉन्ग हो, ये पॉसिबल नहीं। या तो कोहेसिव स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू एडेसिव, या फिर एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव। तो फिर इस वजह से थोड़ा बहुत हमें वो लिक्विड जो है ना, वो उसकी सतह 100% तो लीनियर नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अपवर्ड या थोड़ा बहुत डाउनवर्ड हो सकती है। तो फिर उस सतह को क्या कहोगे, अगर वो 100% नॉन लीनियर है या थोड़ा अपवर्ड है या फिर क्या है, डाउनवर्ड है, उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो मेनिस्कस आप किसको बोलते हो, व्हाट इज मेनिस्कस? ये सरफेस टेंशन का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, फिनोमेना है। यानी हम मेनिस्कस किससे कहेंगे, या मेनिस्कस
मेनिस्कस का मतलब क्या होता है? दी नॉन लीनियर, यानी जो नॉन लीनियर सरफेस होता है, सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलोगे? इज कॉल्ड एज मेनिस्कस, मेनिस्कस बोलते हैं। ये आपको आमतौर पे लिक्विड में नजर नहीं आएगा। अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो ना, तो छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब या ग्लास ट्यूब उठाओ और उसमें लिक्विड को, मॉलिक्यूल्स को क्या करो? फिल करो। जब ये फिल करोगे लिक्विड, तो फिर क्या होगा? या तो सतह बीच में से थोड़ी सी अपवर्ड हो, थोड़ी सी अपवर्ड हो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देखी जा सकती, या फिर ये सतह थोड़ा सा क्या होगी? ये डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड भी यूं भी हो सकती है। लिक्विड फिल किया, मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बीच में से थोड़ा सा लिक्विड की सतह बिल्कुल इतनी ज्यादा डाउनवर्ड नहीं होगी, तो ये दो किस्म की बन सकती हैं। अगर ये बीच में से थोड़ा सा सतह ऊपर होती है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और ये जितना डाउनवर्ड होती है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। थोड़ा सा बीच में से डाउनवर्ड होगी, कॉनकेव मेनिस्कस। तो लिक्विड्स में नॉन लीनियर सरफेस बनता है, हर लिक्विड में बनता है। हर किसी भी लिक्विड की सतह 100% लीनियर नहीं होती है, 100% सरफेस टेंशन नहीं होता है। बड़े कंटेनर्स में तो ये वाज़े तौर पे नहीं नजर आएगा। हाँ, छोटे ग्लास ट्यूब्स में, कैपिलरी ट्यूब्स में फिल करो, मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करो, तो आपको कोई भी लिक्विड की सतह सीधी नजर नहीं आएगी, थोड़ा टेढ़ापन होगा, या थोड़ा डाउनवर्ड या अपवर्ड। इसी थोड़े से अपवर्ड या डाउनवर्ड सरफेस को क्या बोलते हो? मेनिस्कस बोलते हैं। तो अब ये मेनिस्कस कितने टाइप का होगा? ये दो टाइप का होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा या फिर कौन सा होगा? कॉनकेव मेनिस्कस होगा। यानी सबसे पहले कौन सा है? कॉनकेव, यानी डाउनवर्ड जो होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, कॉनकेव मेनिस्कस, ये जो है। अब कॉनकेव मेनिस्कस जो है ये क्यों होगा? यानी इट इज प्रोड्यूस्ड इन ए लिक्विड, ये किसी भी उस लिक्विड में प्रोड्यूस होगा विच के जो पजेज रखता है क्या? स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर यानी ताकतवर इसमें होती हैं। क्या स्ट्रॉन्गर होती हैं? स्ट्रॉन्गर एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस एज कंपेयर्ड टू कौन सी फोर्सेस? कोहेसिव। देखो, एडहेसिव फोर्सेस क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई ना। तो वॉल ऑफ कंटेनर से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, लेकिन आपस में अट्रैक्शन इनकी क्या है? कमजोर पड़ रही है। तो बीच में से ये थोड़ा सा मॉलिक्यूल नीचे हो गए। तो इसका मतलब है एडहेसिव वॉल ऑफ कंटेनर से तो स्ट्रांग थी, ऊपर चढ़ गए, लेकिन आपस में कमजोर थे तो वजन पड़ा, फोर्सेस क्या हो गए? डाउनवर्ड हो गए। तो यहाँ ये जो कोहेसिव कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा ना लिक्विड, उसमें कौन सी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं? एडहेसिव ज्यादा होती हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से चिपकते जाते हैं, चिपकते जाते हैं, आपस में कमजोर होते हैं, वजन बढ़ता है, नीचे गिर जाते हैं। तो फिर नतीजतन वो जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा बीच में से डाउनवर्ड में चला जाता है। तो ये जो आपको मेनिस्कस मिलेगा ये आमतौर पर जनरली ये कॉनकेव मिलेगा। और अब ये तो थोड़ा सा होता है, एडहेसिव स्ट्रांग होती है, कोहेसिव वीक होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से लिक्विड में एडहेसिव स्ट्रांग? देखी तो नहीं जा सकती। हाँ, तरीका है, एक मेथड है, वो हमें ये बता सकता है कि इसमें एडहेसिव स्ट्रांग है या नहीं।
और इसमें कॉनकेव बनेगा या नहीं। आप उस लिक्विड को किसी ग्लास ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में फिल करो, कंटेनर में फिल करो, ठीक है, किसी ग्लास में, किसी बर्तन में भरो और फिर उसको गिरा दो नीचे, खाली करो बर्तन को, लिक्विड उसमें से निकाल दो। लिक्विड निकालने के बाद भी काफी सारा लिक्विड इस कंटेनर के अंदरूनी सतह पे लगा होगा, तो समझ लो ये कॉनकेव मेनिस्कस ही बनाएगा। अब जैसे ग्लूज होती हैं, कुछ मेडिसिन के सस्पेंशन होते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं, जैसे समद बॉन्ड वगैरह है, जैसे गम होती है, ग्लू होती है, हनी होती है। अब इसको हम कंटेनर में भर के निकालेंगे तो काफी सारी वॉल ऑफ कंटेनर को, बर्तन की सतह को लगी होती है, तो इसका मतलब है एडेसिव स्ट्रांग थी तभी तो चिपक रहा है, तो उसमें कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। तो ऐसे लिक्विड्स को जो सतह के साथ चिपकते हैं उनको वेटिंग लिक्विड्स कहा जाता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिक्विड्स प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग कौन सा मेनिस्कस बना रहे होते हैं, कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस बना रहे होते हैं, कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, वेटिंग लिक्विड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं वो इनको, वेटिंग लिक्विड्स बोलते हो। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ये करते क्या है, दे वेट, ये गीला कर देते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की दीवारों को गीला कर देते हैं। तो अब इनमें एग्जाम्पल्स कौन सी उठाएं हम, यानी कि इनके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन सी होंगी। तो इनमें हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, और वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, तो इनमें बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम उठाते हैं तो उनमें आती हैं, यानी एग्जाम्पल्स में ग्लूज आ जाती हैं, उसके बाद गम्स आ जाती हैं, उसके बाद हनी आ जाती है, तो ये बनाते हैं। और वाटर भी ऑलमोस्ट कॉनकेव मेनिस्कस ही बनाता है। वाटर में भी ये वाली एडेसिव स्ट्रांग होती हैं और कोहेसिव वीक होती हैं। अब हम लेते हैं एक और कैरेक्टर को, लिक्विड्स के कैरेक्टर को, और वो मेनिस्कस इसमें बनती है, उसमें भी सरफेस टेंशन की बात आ जाती है। तो वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड नंबर 2, सेकंड जो हम लेंगे यहाँ पर, और वो नंबर 2 जो हम उठा रहे हैं वो कौन सा मेनिस्कस है, नंबर 2 मेनिस्कस जो है इसको आप बोलते हो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक, अब ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनता है, ये कंटेनर के अंदर जब लिक्विड की सतह अपवर्ड हो। अब अपवर्ड क्यों हो रही है, आपस में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, कोहेसिव बहुत स्ट्रांग है, वॉल ऑफ कंटेनर से नहीं चिपक रहे, लिहाजा यहाँ से गिर रहे हैं नीचे, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर फोर्सेस कौन सी स्ट्रांग होती हैं, कोहेसिव, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, ये कोहेसिव फोर्सेस जो हैं ये ऑलमोस्ट क्या होंगी, स्ट्रांग होती हैं। तो दिस मेनिस्कस, यानी ये वाली जो मेनिस्कस है, इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होती है व्हेन, कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन कोहेसिव, कौन सी फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं किसके मुकाबले में, देन एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। दोज लिक्विड्स, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना रहे हैं, यानी कोहेसिव स्ट्रांग है, दोज लिक्विड्स विच, के जो प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिक्विड्स प्रोड्यूस कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस
कस प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड, इनको क्या बोलते हो, नॉन वेटिंग लिक्विड। इनको बर्तन में भर लो, किसी कंटेनर में भर लो और फिर इसको पानी को लिक्विड को निकाल लो, तो आप देखोगे कंटेनर के साथ जरा भी ये नहीं चिपकते। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, जैसा कि मरकरी है, लिक्विड मरकरी, पारा है, पानी की तरह होता है, लेकिन जब इसको आप कंटेनर में भर के गिरा दोगे ना, तो उसका एक मॉलिक्यूल भी वॉल ऑफ कंटेनर से नहीं चिपकेगा। ठीक है, मरकरी हो गया, उसके बाद जो है पेट्रोल हो गया, स्पिरिट हो गया वगैरह, ये जो है ये वॉल ऑफ कंटेनर से नहीं चिपकेंगे। तो इन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। तो आपको अगर ये जानना है कि भाई कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है या नहीं बनेगा इसमें, तो लिक्विड को बर्तन में भरो, बॉटल में भरो और गिरा दो, फिर देखो अंदर वो लगा हुआ है, उसके कुछ मॉलिक्यूल बचते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, नहीं बच रहे हैं, बिल्कुल वो जो कंटेनर है, जो बर्तन है, साफ हो गया है, एक मॉलिक्यूल भी नहीं चिपक रहा उसके दीवारों के साथ, उसके साइड्स के साथ, तो फिर हम बोलेंगे ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा, आपस में स्ट्रांग होंगे, वॉल से चिपकेंगे। तो ये मेनिस्कस क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहलाता है। और यहाँ कोहेसिव स्ट्रांग होती हैं और एडेसिव क्या होती हैं, ये वीक होती हैं। तो अब ये था हमारा सरफेस टेंशन के बारे में। हम इसको जनरली जब भी लेते हैं सरफेस टेंशन को, तो उसमें मेनिस्कस भी आता है, वेटिंग लिक्विड्स भी आते हैं और इसमें नॉन वेटिंग लिक्विड्स भी आते हैं। अब हम लेते हैं किसको, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन जो है इसके एप्लीकेशंस कौन से हैं। सरफेस टेंशन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा यूज है इसका, बहुत बड़े एप्लीकेशंस हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। इनमें सबसे पहला जो हमारा है वो है ए फॉलिंग, ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का जो ड्रॉप है इज स्फेरिकल, वो अमूमन क्या होता है, गोल होता है। देखो पानी की टूटी है, अब हम इसको चलाते हैं तो हम देखते हैं कि टूटी से जब पानी नीचे की तरफ बहना शुरू करता है, जब इसको टेप को बंद करते हैं, तो यहाँ पानी का ड्रॉपलेट जब तक गिरता नहीं, तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे समझ लो गोल दायरे की शक्ल में होता है। यहां से निकला, अब ये मॉलिक्यूल, ये वाटर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसने, ड्रॉप ऑफ वाटर ने क्या शेप बना ली है, स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल शेप क्यों बना रहा है, इसको देखते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। तो हम यहीं से हम शुरू करते हैं। असल में हम अगर जरा सा गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अगर हम इसी वाटर के ड्रॉप को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी सारे होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल एक ड्रॉप के अंदर होते हैं, बिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो लिक्विड के बाहर के मॉलिक्यूल होते हैं, बाहर वाले मॉलिक्यूल, इनको बोला जाता है सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और उसके मुकाबले में ये सारे मॉलिक्यूल अंदर वाले, ये बाहर वाले सरफेस के, इसको बोलते हैं इनर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स, ये इनर वॉल्यूम है और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो इनर वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब आपको पता ही है कि सरफेस के मॉलिक्यूल के बाहर तो बाकी कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे इनको बाहर वाले और कोई मॉलिक्यूल खींच नहीं रहे, लेकिन अंदर वाले मॉलिक्यूल जो है वो इनको हर तरफ से, किस तरफ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो इसका मतलब है
यहाँ इन मॉलिक्यूल्स पर चारों तरफ से कौन सी फोर्सेस ज्यादा अमल कर रही हैं? इनर वॉल्यूम वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस बनाते हैं जिसकी वजह से चारों तरफ से ड्रॉप जो होता है वाटर का मॉलिक्यूल्स, इनको अंदर की तरफ सतह वाले मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं जिससे ये सिकुड़ता है और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है इसका। तो इसलिए यहाँ सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? कोहेसिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, अंदर इनवर्ड पुलिंग बढ़ रही है, अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, एयर में है, बाहर वाले मॉलिक्यूल्स पर बाकी कोई लिक्विड के बाहर मॉलिक्यूल है ही नहीं जो इनको अट्रैक्ट करें, तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिससे इस ड्रॉप का शेप कौन सा हो जाता है? स्फेरिकल होता है। तो एक लिक्विड का ड्रॉपलेट आखिर क्यों स्फेरिकल होता है? तो इसकी वजह ये होगी कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का जो ड्रॉप है वाटर इज स्फेरिकल। ये स्फेरिकल होता है बिकॉज क्योंकि इनर मॉलिक्यूल्स यानी जो अंदर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा क्या कर रहे होते हैं? पजेस पजेस रखते हैं स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस बहुत इनमें क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं विच जो क्या करती हैं? पुल सरफेस मॉलिक्यूल्स इनवर्ड। ठीक है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स को, जो ड्रॉपलेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनवर्ड पुल करते हैं। दस फिर इससे क्या होता है? सरफेस ऑफ ड्रॉप डिक्रीजेस, यानी सरफेस एरिया उसका चारों तरफ वाला बाहर वाला क्या होता है? ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है चारों तरफ से और फिर ये शेप कौन सी बना लेता है? स्फेरिकल शेप बना लेता है। अब हम लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, मतलब इसी लिक्विड के ही यानी कि सरफेस टेंशन के। तो सेकंड ये है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हो? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन है क्या? असल में एक छोटी सी ग्लास ट्यूब है, कैपिलरी बारीक ट्यूब को कहा जाता है। तो ये एक ग्लास ट्यूब है, शीशे की ट्यूब होती है, बिल्कुल बारीक जैसे हमारी बारीक रगें होती हैं। अब इस ट्यूब को हम किस में रख रहे हैं? एक लिक्विड के अंदर रख रहे हैं। तो जब हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इस यानी कंटेनर के अंदर रखा तो हम देखते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने आप या पानी हो कुछ न कुछ, पूरा नहीं, ऐसे नहीं कि उबल के बाहर आएगा, थोड़ा बहुत इस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ राइज अप होगा। तो ये ट्यूब के अंदर अपने आप पानी का या लिक्विड का थोड़ा बहुत सतह से इस ट्यूब के जरिए ऊपर आने का अमल, इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। यानी राइज अप ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड का ऊपर आना, लिक्विड थ्रू थ्रू ए स्मॉल ग्लास ट्यूब, स्मॉल ग्लास ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के जरिए कॉल्ड, इसको फिर हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन जो है ये किस वजह से होता है? देखो, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में दोनों फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव भी होती हैं और एडेसिव। जैसे ही हम इस ट्यूब को इसमें पानी में या लिक्विड में रखते हैं
तो इसकी वॉल्स जो हैं इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती हैं, और जब ये मॉलिक्यूल वॉल्स के साथ चिपक जाते हैं तो कौन सी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं? यहाँ अमल कर रही होती हैं एडेसिव फोर्सेस, जो इनको इसकी वॉल के साथ चिपकाती हैं। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल न सिर्फ ये वॉल ऑफ कंटेनर इनको अट्रैक्ट कर रहा है, आपस में भी इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो जैसे ही ये खुद ऊपर जाते हैं तो अपने साथ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को भी खींच कर ऊपर लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड मॉलिक्यूल खुद भी ऊपर चढ़ते जाते हैं और बाकी नीचे वालों को भी खींच के ऊपर लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड राइज अप होता है ट्यूब के अंदर और ये कैपिलरी एक्शन चलता है। तो जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन लिक्विड्स के अंदर जब वो राइज अप होते हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो यहाँ दोनों फोर्सेस काम कर रही होती हैं। कौन कौन सी कर रही होती हैं? कोहेसिव भी कर रही हैं और एडहेसिव फोर्सेस भी काम कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैपिलरी एक्शन जो है ना, ये किस वजह से हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का मतलब है दो फोर्सेस हैं। कौन कौन सी हैं? कोहेसिव भी है और एडहेसिव भी हैं, यानी कैपिलरी एक्शन। जो कैपिलरी एक्शन है इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर, यानी ये ताकतवर हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? स्ट्रॉन्गर, कोहेसिव एंड कौन सी हैं? एडहेसिव फोर्सेस। ये हैं जो लिक्विड को राइज अप करती हैं। अब अगर इनमें से एक फोर्स भी वीक पड़ गई तो कैपिलरी एक्शन, एडहेसिव वीक हो गई तब भी नहीं होगा, अगर कोहेसिव वीक हो गई तब भी नहीं होगा। तो इन दोनों को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही कैपिलरी एक्शन ज्यादा होगा, और जितना ट्यूब बारीक होगी उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल फंसते जाएंगे, कैपिलरी एक्शन ज्यादा होगा। अगर ट्यूब बड़ी होगी तो बीच में मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, वॉल्स के साथ थोड़े होंगे, तो वो जो बीच वाले मॉलिक्यूल है वॉल्स वालों को खींच लेंगे अपने तरफ, तो वॉल से एडहेसिव फोर्सेस वीक पड़ जाएंगे, तो वो लिक्विड नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर कैपिलरी एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बड़ी ट्यूब्स में ये थोड़ा होता है, लेकिन जितनी बारीक ट्यूब्स होंगी उतना लिक्विड ज्यादा राइज अप होगा। अब इस कैपिलरी एक्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं? आप देखो, दरख्तों में पानी जड़ों के जरिए, रूट्स के जरिए उनके टॉप तक, शूट्स तक पहुंचता है, चोटी तक पहुंचता है, तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। एक कागज अगर पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये भी एक कैपिलरी एक्शन है। एक कपड़ा जो है अगर वो गीला हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये भी कैपिलरी एक्शन है। तो ये आमतौर पर हमारे लाइफ में आमतौर पर सरफेस टेंशन के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। आपने देखा होगा मच्छर जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, वो डूबते नहीं। वजह क्या है? क्योंकि सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल इतना करीब आ जाते हैं, खींच रहे होते हैं ना एक दूसरे को सतह पे, तो उससे फोर्स जो एक्ट कर रही होती है उससे वो सरफेस के मॉलिक्यूल बहुत करीब हो जाते हैं, जाली सी बन जाती है। ये जाली की इतनी तो बारीक मॉलिक्यूल्स के ऊपर चादर की तरह बन जाती है, जिसमें गैप ही बहुत थोड़े होते हैं। तो एक मच्छर की जो टांग है उसके नीचे भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो खड़ा होता है, वो डूबता नहीं। अब अगर आप उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल पानी में मिला दो तो वो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि पेट्रोल या केरोसिन ऑयल जो है ये नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बीच में गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो वो चीज जो सरफेस टेंशन को खत्म कर रही है या रिड्यूस कर रही है उसको आप क्या बोलते हो? सरफेक्टेंट। क्या बोलते हो उसको? सरफेक्टेंट। तो ये सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन खत्म कर देगा, जैसे साबुन, पेट्रोल, मोबिल ऑयल वगैरह। फिर अगर आप उस पानी में जिसमें थोड़ा पेट्रोल मिला दो, मच्छर बैठेंगे तो वो डूब जाएंगे, तो वो डूब डूब जाते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है।
तो ये आमतौर पर कुछ लाइफ में सरफेस टेंशन की एग्जांपल्स थी। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक को। इंशाल्लाह कल फिर लिक्विड्स के लास्ट टॉपिक के साथ आएंगे और उसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है। तो कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।